हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजेबल गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के सेक्शन 3 से सेक्शन 6 जाना था। इस वीडियो में हम उसके आगे के सेक्शनों को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए बढ़ने से पहले हम लास्ट वीडियो के सेक्शनों का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमें लास्ट सेक्शन में देखा था सेक्शन 3 जो बात करता है पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के बारे में, जो किसके द्वारा की जाएगी, आयुक्त सह संचालक के द्वारा की जाएगी। और वो पशु चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, ठीक है, क्या कर सकता है, स्थानीय क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमने देखा था सेक्शन 4 गौवंश के वध पर प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी गौवंश का वध नहीं करेगा, ना ही वध करवाएगा, ना ही वध के लिए अर्पण करेगा, ना ही अर्पण करवाएगा। यानी सेक्शन 4 में बोला गया कोई भी व्यक्ति किसी भी गौवंश का क्या नहीं करवाएगा, वध नहीं करवाएगा। अगर वो करवाता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत वो उसका उल्लंघन करता है, माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमने देखा था सेक्शन 5 जो गौमांस के कब्जे और परिवहन कर प्रतिषेध की बात करता है। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किए गए किसी भी गौवंश के मांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा या उसका परिवहन नहीं कराएगा। यानी सेक्शन 5 में बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत गौमांस की, ना ही गौमांस यानी जो गौवंश है, मतलब गाय, सांड, बैल, बछिया, इनका क्या रखता है, मांस अपने कब्जे में रखता है या फिर उसका क्या करता है, परिवहन करवाता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत उसका क्या किया करता है, उल्लंघन करता हुआ माना जाएगा। क्योंकि इस धारा के अंतर्गत गौ मांस को अपने कब्जे में रखने और उसका परिवहन करने पर प्रतिषेध मतलब रोक लगाई गई है। सेक्शन 6 बात करता है वध हेतु गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध की। कोई भी व्यक्ति जिसके अंतर्गत परिवहन करता भी किसी गौवंश को स्वयं या अपने अभिकर्ता, सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या किए जाने की संभावना है, परिवहन नहीं करेगा, परिवहन की पेशकश नहीं करेगा या परिवहन नहीं कराएगा। यानी यहाँ पे सेक्शन 6 जो है वो ये बात करता है कि वध हेतु गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध लगाया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके अंतर्गत कौन आता है, परिवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्टर आता है किसी भी गौवंश का, ना तो स्वयं वो खुद, ना ही अपने किसी अभिकर्ता यानी एजेंट के द्वारा, ना ही किसी सेवक के द्वारा, ना ही उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ना तो राज्य के भीतर ना ही राज्य के बाहर इस अधिनियम के उपबंधों का अगर वो करता है वध करने के प्रयोजन से या यह जानते हुए कि उसका वध किए जाने की संभावना है, परिवहन ना ही कराएगा, ना ही उसकी पेशकश करेगा, ना ही उसका क्या करेगा, किसी और व्यक्ति से कराएगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत क्या करता है, उल्लंघन करता है। देखा था सेक्शन 6 से जो बात करता है गौवंश के निर्यात पर प्रतिषेध तथा परमिट प्रदान करने से। कोई भी व्यक्ति जिसके अंतर्गत परिवहन करता भी है किसी भी गौवंश को स्वयं या अपने अभिकर्ता, सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य के किसी स्थान से राज्य से बाहर किसी स्थान पर उपधारा 1 में यथा उपबंधित परमिट के बिना निर्यात नहीं करेगा। यानी सेक्शन 6 ए में बात की गई है अगर कोई भी व्यक्ति गौवंश का क्या करता है, निर्यात करता है या एक राज्य से दूसरे राज्य पर उसको क्या करता है, भेजता है, तो उस पर प्रतिषेध लगाया गया है। और अगर वो भेजता है तो उसे उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन वो परमिट गौवंश के वध, उसके मांस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन बी जो है वो बात करता है हमारा गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध एवं पारागमन परमिट प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी शामिल है मध्य प्रदेश राज्य से होकर गौवंश का परिवहन नहीं करेगा, और यदि कोई व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी शामिल है किसी गौवंश का परिवहन मध्य प्रदेश राज्य से होकर एक राज्य से दूसरे राज्य में करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित तरीके से पारागमन परमिट लेना होगा।
यानी सेक्शन 6 भी जो बात करता है वो गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध की तो बात करता है, साथ ही बात करता है पारगमन परमिट की। यानी बताया गया है कि जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश, लेकिन अगर कोई दूसरा राज्य भी है जो क्या कर रहा है, गौवंश को मध्य प्रदेश की बाउंड्री से होते हुए दूसरे राज्य में लेके जा रहा है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के जो सक्षम प्राधिकारी है उससे क्या करना पड़ेगा, उस पारगमन मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश से होकर ले जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो परमिट क्या है, गौवंश के वध या उसके मांस को कब्जे में रखने या उसको परिवहन इस उद्देश्य से ले जाया जा रहा है जिससे गौवंश को क्या है, खतरा है, तो मध्य प्रदेश उसके लिए परमिट प्रदान नहीं कर सकता और ना ही उस पारगमन को क्या करेगा, अनुमति प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पर गौवंश पर क्या किया गया है, प्रतिषेध लगाया गया है। सेक्शन 7 संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। राज्य सरकार गौवंश के कल्याण संबंधित कार्यकलापों में लगी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यहाँ पे सेक्शन 7 जो है वो बात करता है संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनके बारे में बात करता है। तो राज्य सरकार जो है गौवंश के कल्याण संबंधित, मतलब वो क्या होंगी, जो इंस्टीट्यूशंस होंगी वो गौवंश के कल्याण से संबंधित क्या कर रही होंगी, कार्यकलाप कर रही होंगी। तो ऐसी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण मतलब ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, उनका केयर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे उसमें राज्य सरकार क्या करेगी, उसमें राज्य सरकार उन संस्थाओं की मदद करेगी गौवंश के कल्याण के लिए जो संस्थाएं काम कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगा वो कौन करेगा, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8 शुल्कों का अधिरोपण। संस्था के प्रभारी व्यक्ति अशक्त, वृद्ध और रोगी गौवंश की देखभाल और भरण पोषण के लिए उनके स्वामियों से ऐसे शुल्क अधिरोपित कर सकेंगे जैसा कि विहित किया जाए। सेक्शन 8 जो है वो बात करते हैं शुल्कों का अधिरोपण यानी लीवी ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो जो भी संस्था का प्रभारी होगा, मतलब संस्था का प्रभारी हमने अभी देखा कि गौवंश की देखभाल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूशंस का प्रभारी यानी इंस्टीट्यूशन का जो ओनर रहेगा वो व्यक्ति, ठीक है, अशक्त, वृद्ध और रोगी गौवंश की देखभाल और भरण पोषण के लिए, यदि वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था क्या करती है, किसी अशक्त, वृद्ध और रोगी गौवंश की यानी गाय, बैल, सांड या बछड़े की क्या करते हैं, देखभाल कर रहे हैं या उनका भरण पोषण कर रहे हैं, तो वो जो गाय, बैल, सांड या बछिया वो जिसकी भी होगी वो उनके स्वामियों से क्या करेंगे, उस देखभाल और भरण पोषण के लिए एक उन पे क्या करेंगे, शुल्क अधिरोपित करेंगे। क्या करेंगे, एक चार्ज मतलब एक अमाउंट चार्ज करेंगे उनकी देखभाल और उनका भरण पोषण करने के लिए, जैसा कि विहित किया जाए, मतलब जैसा भी उनको सही लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए वृद्ध और रोगी गौवंश की देखभाल और भरण पोषण के बारे में किस सेक्शन में बात की गई है या किस सेक्शन में उन पे चार्ज, उनके स्वामियों पर चार्ज लगाया जाएगा, तो वो है आपका सेक्शन 8। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 9 जो बात करता है दंड के बारे में। जो कोई धारा 4, 5 और 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 9 जो दंड यानी पनिशमेंट के यानी पेनाल्टीज के बारे में बात करता है। बताया गया है कोई भी
कोई भी जो कोई धारा 4, 5 और 6, मतलब यहाँ पे कौन सी 3 धाराओं की बात की गई है, 4, 5 और 6। 4 धारा जो हमारी बात करती है वो वध के संबंध में बात करती है, यदि हम किसी भी गौवंश का वध करते हैं। 5 हमारी बात करती है अगर हम उसका मांस रखते हैं, और 6 जिसके अंदर 6A और 6B भी आता है, जो हमारी बात करती है परिवहन से संबंधित। तो यदि कोई भी व्यक्ति जो धारा 4, 5 या 6 में जो उपबंध दिए गए हैं, यानी वध, मांस या परिवहन, इनका क्या करता है, उल्लंघन करेगा। अगर वो उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने का क्या करता है, प्रयास करता है, मतलब कोशिश करता है, या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, यानी किसी और व्यक्ति को क्या करेगा, उकसाएगा कि वो ऐसा उल्लंघन करे, उसे किसी एक अवधि के कारावास से, तो उसे 3 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास हो सकता है, या 10,000 रुपए तक का उस पे क्या हो सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, या उससे ज्यादा, या दोनों लगाए जा सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 10, अपराध का संज्ञेय और अजमानती होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। तो सेक्शन 10 जो बात करता है अपराध का संज्ञेय और अजमानती होना, मतलब ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये पहले का है। अगर वो पूछे नए आपराधिक संशोधन जो हुए, अगर उसके अकॉर्डिंग पूछता है तो हमारा क्या आ जाएगा, BNSS। ठीक है, 2024 में किसी भी बात के होते हुए भी, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में कोई भी बात हो, उस बात के होते हुए भी अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आप कोई भी अपराध करते हो, कोई भी वध करते हो किसी गौवंश का मांस अपने पास रखते हो, या गौवंश का वध करने या उसका मांस करने के लिए उसका परिवहन करते हो, तो इस अधिनियम के अधीन का ये सब कार्य आप करते हो, उनमें से कोई भी कार्य आप करते हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो संज्ञेय होंगे, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, मतलब एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे। और अजमानती होंगे, मतलब उनमें बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे।